जय हिंद। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं ये अपने को समझ में आता है। बहुत सिंपल है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें मिनरल्स को, जिनमें मेटल्स को यूज़ किया जाता है एज रॉ मटीरियल, उन्हें कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। द इंडस्ट्रीज़ दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटीरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेके दो तीन चीज़ें अपने को ऑलरेडी पता हैं। एक तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्री है। कैसी इंडस्ट्री है? बेसिक इंडस्ट्री। और बेसिक इंडस्ट्री का मतलब दुनिया भर में जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी न किसी फॉर्म में, वो किसी न किसी तरीके से इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। किसी अदर इंडस्ट्री में अगर कुछ भी आयरन और स्टील का नहीं यूज़ हो रहा होगा तो कम से कम जो मशीन लगी होगी वो तो आयरन की बनी होगी, वो तो स्टील की बनी होगी। तो दुनिया भर की जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। दूसरा, स्टील का जो प्रोडक्शन है, स्टील का जो कंजम्पशन है, इट इज़ द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब बड़ा सिंपल, किसी भी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर मजबूत है तो वो कंट्री रिलेटिवली डेवलप कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी, प्रोग्रेस कर रही होगी। लेकिन जिस कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी उसके ट्रू सेंस में डेवलप होने के चांसेस भी कम होंगे। एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा इट इज़ द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा हमें ये समझ में आता है कि इट इज़ द हैवी एंड इट इज़ द बल्की इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील को यूज़ किया जा रहा है रॉ मटेरियल के तौर पे, आयरन एंड स्टील के फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये कैसी इंडस्ट्री है? हैवी इंडस्ट्री है। ये कैसी इंडस्ट्री है? बल्की इंडस्ट्री है। बेहद इंपॉर्टेंट, 4:2:1 के रेशियो में आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइम स्टोन को मिक्स किया जाता है स्टील को हार्डन करने के लिए, स्टील को मजबूत करने के लिए। 4:2:1 के रेशियो में आयरन ओर को 4 पार्ट होता है आयरन ओर का, 2 पार्ट होता है कोकिंग कोल का और 1 पार्ट होता है लाइमस्टोन का। आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 के रेशियो में मिक्स किया जाता है स्टील को हार्डन करने के लिए, स्टील को मजबूत करने के लिए। देखो, दो तीन चीज़ें, एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा इट इज़ द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तीसरा इट इज़ द हैवी एंड बल्की इंडस्ट्री, चौथा 4:2:1 के रेशियो में आयरन और, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है स्टील को हार्डन करने के लिए। एक सवाल ये भी आता है कि हमारी कंट्री में ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड हैं? और ये लोकेटेड हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में हमारे कंट्री की ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये वो एरिया है जहाँ पे आयरन ओर का खूब सारा प्रोडक्शन होता है, खूब सारा एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ पे लो कॉस्ट में आयरन ओर अवेलेबल है और हर एक तरीके का आयरन ओर अवेलेबल है। हाई ग्रेड का भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है और लो ग्रेड का भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ये वो एरिया है जहाँ पे खूब सारा आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल भी और लो ग्रेड का रॉ मटेरियल भी यहाँ पे खूब अवेलेबल है। और यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रैक्शन होता है तो कॉस्ट भी कैसी होती है? कम आती है। दूसरा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, उड़ीसा, फिर इधर छत्तीसगढ़, फिर ऊपर बिहार, ये वो रीजन है जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है। तो इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करने के लिए सस्ती लेबर भी मिल जाती है और इस पूरे एरिया में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। भाई चीप लेबर अवेलेबल है, आयरन ओर में कोई कमी है ही नहीं, खूब अवेलेबल है, सस्ते दर पे, सस्ते कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो ग्रोथ पोटेंशियल भी कैसा होगा? हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, अपन फटाफट से देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब कि जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। दूसरा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। जिस कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मजबूत होती है वो कंट्री रिलेटिवली डेवलप कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, प्रोग्रेस कर रही होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है, बल्कि इंडस्ट्री है। 4:2:1 के रेशियो में आयरन ओर को, कोकिंग कोल को और लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है स्टील को हार्डन करने के लिए। कभी कभी मैग्नीज को भी मिक्स किया जाता है स्टील को और हार्डन करने के लिए। अच्छा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए
ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए? बट ऑब्वियसली बात है, अच्छा होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री के लिए मार्केट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बट ऑब्वियसली बात है, मार्केट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? वो लोकेटेड हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। और क्यों लोकेटेड है? बिकॉज इस रीजन में कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, जैसे हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, जैसे चीप लेबर अवेलेबल है, और वास्ट ग्रोथ का पोटेंशियल है इस एरिया में। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देखें तो हमने बात ये की कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्री है। इट इज़ रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। ये हैवी इंडस्ट्री है, बल्कि इंडस्ट्री है, और 4:2:1 के रेशियो में आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है स्टील को हार्डन करने के लिए। हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे लोकेटेड है, और उसके रीजंस क्या हैं वो अपन ने देख लिया। अच्छा, इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं उनको भी ध्यान में रखो, थोड़ा उनको भी देख लो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो चैलेंजेस क्या हैं। एक तो हमारे यहाँ पे हाई कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट मेथड्स को आज भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उतना मॉडर्नाइजेशन हमने नहीं किया है, और ये दिक्कत वाली बात है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहद लो है। लेबर की प्रोडक्टिविटी को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक जो बड़ी समस्या है वो है इरेगुलर पावर सप्लाई, इरेटिक पावर सप्लाई। हालांकि अब सरकार ने बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो इरेटिक है। अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से देखें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पुअर है, वो भी कमज़ोर है। जैसे रोड्स के नेटवर्क, रेलवेज़ के नेटवर्क उतने बेहतर नहीं हैं, उनको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और कोकिंग कोल जो है, इस कोकिंग कोल की जो अवेलेबिलिटी है हमारे कंट्री में वो लिमिटेड है, और इसके ऊपर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत हैवीली डिपेंड करती है। तो ये चैलेंजेस हैं हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के। बहुत सिंपल सी बातचीत है, ये आपको समझ में आई होगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के लिए। फिर इसके बाद बात की गई है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कौन सी है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री। देखो एल्यूमिनियम की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक तो एल्यूमिनियम लाइट होता है, हल्का होता है। दूसरा, इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब जंग नहीं लगती है। दूसरा, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तीसरा, इट इज़ मेलेबल। और चौथा, एल्यूमिनियम को अगर अदर मेटल्स के साथ में मिक्स कर दिया जाए तो इसको स्ट्रॉन्ग भी किया जाता है, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी किया जा सकता है। इनफैक्ट इतना मजबूत हो सकता है ये एल्यूमिनियम कि इसको एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के काम में लिया जाता है। भाई स्ट्रेंथ भी है और हल्का भी है, तो एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के काम में लिया जाता है। यूटेंसिल्स, बर्तन बनते ही हैं एल्यूमिनियम के। इसके अलावा वायर्स बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। आजकल एल्यूमिनियम इतना पॉपुलर हो रहा है कि स्टील की जगह पे, कॉपर की जगह पे, जिंक की जगह पे, लेड की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। देखो बहुत सिंपल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की कुछ खासियत है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये लाइट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, गुड कंडक्टर होता है, मेलेबल होता है, एंड अगर इसको अदर मेटल्स के साथ में मिक्स किया जाए तो ये स्ट्रेंथन भी हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। इसको यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यूटेंसिल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। आज की डेट में स्टील, कॉपर, जिंक, लेड की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये जो एल्यूमिनियम है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ये ऑब्टेन किया जाता है बॉक्साइट से। कहाँ से? बॉक्साइट से। मतलब लगभग 4-6 टन बॉक्साइट पे काम किया जाता है, और उससे ऑब्टेन किया जाता है 2 टन ऑफ एल्यूमिना, और फिर 2 टन ऑफ एल्यूमिना पे काम किया जाता है, प्रोसेसेस की जाती हैं, और उसके बाद 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है। तो रॉ मटेरियल क्या है जहाँ से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है? वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। देखो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, बॉक्साइट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बॉक्साइट को क्रश करेंगे, और फिर एल्यूमिना को ऑब्टेन करेंगे, और फिर एल्यूमिना के ऊपर वेरियस प्रोसेसेस की जाएंगी। क्रायोलाइट जो है वो मॉल्टन मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जो प्रोसेस की जाती है एल्यूमिना के ऊपर, उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है क्रायोलाइट, और इस एल्यूमिना से ऑब्टेन किया जाता है एल्यूमिनियम को। ये जो एल्यूमिनियम है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लाइट है, गुड कंडक्टर है, मेलेबल है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के प्लांट्स हमारे कंट्री में कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे प्लांट्स लोकेटेड है। बॉक्साइट जो है वो बल्की रॉ मटेरियल है, डार्क रेडिश कलर में आता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एल्यूमिनियम की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। ये जितनी भी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री है उसके लिए दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं। एक तो रेगुलर पावर सप्लाई मिल जाए और दूसरा रॉ मटेरियल अश्योर्ड मिल जाए। और ये हमारे यहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है कि एक तो रॉ मटेरियल मतलब कॉन्स्टेंटली मिलता रहना चाहिए, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पावर सप्लाई वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब सरकार बहुत इंप्रूव कर रही है लेकिन हमारे यहाँ पे इरेटिक पावर सप्लाई, इरेगुलर पावर सप्लाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा से। देखो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एक बार फिर से देख लें, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ लाइट, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, गुड कंडक्टर होता है, मेलेबल होता है और इसको अदर मेटल्स के साथ में मिक्स करके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स वगैरह बनाने के काम में आता है। इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है एल्यूमिना को और एल्यूमिना से ऑब्टेन किया जाता है एल्यूमिनियम को। ये जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है इसकी दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई हमें रॉ मटेरियल मिलता रहे और रेगुलर पावर सप्लाई मिलती रहे तो हम अपना काम चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्साइट जो है वो अपने आप में बल्की होता है और डार्क रेडिश कलर में आता है। फिर इसके बाद बात की गई है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में और ये तो नाम से ही पता है आपको कि इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो केमिकल इंडस्ट्री है। हर चीज़ में केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल पे भी प्रोडक्शन होता है और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। मतलब बड़े बड़े केमिकल के इंडस्ट्रीज़ भी हैं और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स भी हैं। रैपिडली ग्रो कर रही है ये केमिकल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में और दुनिया भर में। ये जो केमिकल्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक होते हैं और एक ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो कि फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है, सिंथेटिक फाइबर को, प्लास्टिक को, एडिसिव्स को, पेंट्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज हैं, सोडा ऐश है, ये सब जो हैं, कास्टिक सोडा है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा और अगर नहीं है आइडिया तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री एक पॉइंट फास्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दूसरा हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल वाले इंडस्ट्रीज़ भी हैं और स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। दो तरीके के सेक्टर्स चलते हैं इसमें, एक तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स वाला और दूसरा ऑर्गेनिक केमिकल्स वाला। इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एग्जांपल अपन ने देखे, सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, एडिसिव्स, पेंट्स वगैरह बनाने के लिए। नाइट्रिक एसिड है, एल्कलाइज है, सोडा ऐश है। इसके अलावा दूसरा है ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज़। ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से हैं? पेट्रोकेमिकल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए, प्लास्टिक्स को बनाने के लिए, डाई स्टफ को बनाने के लिए, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के लिए। ये जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स हैं ये जनरली ऑयल रिफाइनरीज के आसपास या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास ही लोकेटेड होते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से हैं? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का खूब यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक केमिकल्स वाली इंडस्ट्री में, इसलिए ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो हैं वो ऑयल रिफाइनरीज के आसपास या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास ही लोकेटेड होते हैं। आज की डेट में ये जो केमिकल इंडस्ट्री है इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है और आज की डेट में हर एक सेक्टर में केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो केमिकल्स की इंडस्ट्री है ये रैपिडली ग्रो कर रही है। आज अपन इन्हीं 3 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। आज की बातचीत अपनी खत्म हो गई। और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।